बांग्लादेश को काटकर हिंदू राष्ट्र बनाने की उठी मांग। बांग्लादेशी छोटा लादेन ने पश्चिम बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की रची साजिश। क्या पीएम मोदी के जीते जी भारत को खंड खंड किया जा सकता है? भारत के लिए बांग्लादेश क्या पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है? भारत के खिलाफ जहर उगल रहे बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों का सच क्या है? धर्म ज्ञान पर सुनिए बैरिस्टर बाबू अश्विनी उपाध्याय की बड़ी बात। दो मांगे की जा रही हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश को काट कर अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है पश्चिम बंगाल की धरती से, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वहां का जो एक कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जो छोटा लादेन है जसीमुद्दीन रहमानी, वो बाहर निकल आया है और अब वो पश्चिम बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की धमकी दे रहा है। पहले मैं अब बांग्लादेश की वाली बात करना चाहूँगी। हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के साथ जो मारकाट हुई है। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल की धरती से बांग्ला मुक्ति सेना की तरफ से मांग उठी है कि वहाँ के जो बंगाली हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वो जो वहाँ पे दब कर रह रहे उनके साथ जो अत्याचार है उसे देखते हुए अब बांग्लादेश को अलग से काट कर हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? सवाल इसलिए, एक दौर वो भी था जब हमने इंदिरा गांधी को देखा था कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके आज का बांग्लादेश उन्हीं की देन है। तो क्या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बांग्लादेश को काट के हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? देखिए कविता जी, क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, बाद में वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। 1971 में जब बांग्लादेश का मतलब ईस्ट बंगाल ना जी, उसको ईस्ट बंगाल कहते हैं। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल उनके पास है। ऐसे दो पंजाब होता था, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। तो ईस्ट पंजाब हमारे पास आया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में गया था, वेस्ट बंगाल हमारे पास था। 1971 में उस समय ईस्ट बंगाल में ये सिचुएशन थी, इतनी मारकाट हो रही थी, इतना वहाँ हत्या बलात्कार हो रहा था कि उस समय अगर इंदिरा जी ने ये कह दिया होता कि भैया हम ठीक है तुम्हें आज़ाद तो कराएंगे, तुम्हारी हम मदद तो करेंगे, लेकिन हम इतना वाला एरिया हम अपने भारत में मिला लेंगे, तो उस समय जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो सारी शर्तें मान लेते। क्यों? क्योंकि वो अगर वो नहीं मानते तो पाकिस्तान उनको ख़त्म कर देता। आपके अगर 10 बीघे ज़मीन है, आप अपनी 10 बीघे ज़मीन किसी दबंग से नहीं छुड़ा पा रहे हो, और मैं कहता हूं मैं आपकी ज़मीन छुड़वा दूंगा, लेकिन 5 बीघे मैं लूंगा, तो आप क्या कहोगे बताओ? तुरंत देने को तैयार हो? बोले भैया काम करो, 10 बीघे ले लो, 5 हमें दे दो, 5 अपना ले लो, कर दोगी ना आप? ये उस समय था 1971। मगर इंदिरा जी ने चाहा होता तो जब बांग्लादेश को अलग करवा रही थी उसी समय एक तो जो चिकन नेक बना हुआ है, जो पतला सा गलियारा बना हुआ है, उस गलियारे को चौड़ा कर सकती थी। प्लस उसी समय जहां हिंदू बहुल वाला एरिया था जो अपना भारत के बॉर्डर पे था, उसको पूरा भारत में मिला सकती थी। दुर्भाग्यवश उन्होंने नहीं काम किया और आज वो हमारे गले की फांस बन चुका है। बार बार चिकन नेक काटने की बात होती है। बॉर्डर वो इस तरीके का बना हुआ है, पतला सा गलियारा, कि बार बार उसकी धमकी दी जाती है कि इसको हम बंद कर देंगे तो जो हमारे 7 राज्य उत्तर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो तो बाहर निकल जाएंगे। तो वो गलती इंदिरा जी से हुई है। हम इंदिरा जी की मतलब नाइंसाफ जो उन्होंने गलतियां की उसको हमें समझना पड़ेगा। जो उन्होंने जानबूझ के किया, क्यों किया, भगवान जाने, लेकिन जब मदद कर रही थी तो कम से कम अपने देश का भी भला करना चाहिए था ना। वो मतलब बांग्लादेशियों की मदद कर रही थी लेकिन उन्होंने अपना भला नहीं किया। भारत का भला क्या हुआ? आज भारत 4000 किलोमीटर की बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, जब मन करते हैं बांग्लादेशी आ जाते हैं। बॉर्डर तक नहीं बनवाया, अब बॉर्डर बनना आपसे आके शुरू हुआ, अब तो फेंसिंग अब शुरू हो गई है आज भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ के हिंदुओं को बचाना है तो 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता इजराइल वाला है। मेरा ये मानना है कि अगर इजराइल के यहूदी को बांग्लादेश में इस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता, इस तरीके से यहूदियों के साथ हत्या होती, उनका बलात्कार होता, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार होता, उनकी फैक्ट्री को जलाते, उनका दुकान मकान जलाते, तो इजराइल अब तक तो बम गिरा चुका होता, अब तक इजराइल हमला कर चुका होता। तो दूसरा तरीका वहाँ के, पहला तरीका हिंदुओं को बचाने का यही कि इजराइल के रास्ते पर चलें या चीन के रास्ते पर चलें। दूसरा रास्ता यह है कि कम से कम जो यहाँ 5.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं, इनको हम दे दें और वहाँ के बांग्लादेशियों को ले लें। और तीसरा रास्ता जो वो मांग कर रहे हैं उनकी मदद करें, और उनकी मदद करके वो वाला एरिया उस रेशियो में जितना अलग कर दें। हाँ, जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं उनके लिए उसके हिसाब, जमीन के हिसाब से अलग कर लें। 3 ही रास्ता। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आज की डेट में अफगानिस्तान जो दुर्योधन का ननिहाल था, जिसको गंधार कहते थे, हिंदू हो गए 0।
आज की डेट में पाकिस्तान, जिसको राजा भरत का ननिहाल था, जहां से माता कैकेयी आई थी, हिंदू हो गए मात्र 1%। जी। और वो भी खत्म हो जाएंगे अगले 2-3 साल के अंदर। अगर हमने आज इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन नहीं लिया, अगले 4 से 5 साल के अंदर बांग्लादेश के जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो वहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बांग्लादेश में चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, उसके दुकान मकान पे कब्जा किया जा रहा जी। है, उसके खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। ये सब कुछ वहाँ के जमाती कर रहे हैं। और अब तो ये छोटा लादेन और बाहर आ चुका है। जी। ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। बचने का एक ही तरीका है, या तो बांग्लादेश का विभाजन हो, नहीं विभाजन हो रहा है तो कम से कम हम यहाँ के 5.5 करोड़ बांग्लादेशियों को भेजें, वहाँ के 1.5 करोड़ अपने हिंदुओं को ले लें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब जब भारत को तोड़ने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल के पर क्यों बात आती है? क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वहाँ पे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है मुसलमानों की तुलना में, लेकिन बांग्लादेश की धरती से यही छोटा लादेन इस तरह की धमकी देना कि भाई पश्चिम बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, इस फिराक में है वो, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, वो जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अब उसको वहाँ के सत्ता का संरक्षण मिल गया। अब वहाँ की सत्ता उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। पहले वो जेल में था, अब जेल से बाहर भी आ गया जी। है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब सत्ता का उसको वरदहस्त प्राप्त है। और हमारे लिए बांग्लादेश अब ज़्यादा खतरा, बड़ा खतरा बन गया है पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर 4000 किलोमीटर का नहीं है, बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा 4000 किलोमीटर का है। दूसरा, पाकिस्तान और भारत के बीच में तो थोड़ी नदियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। जी। पाकिस्तान से भारत में आने के लिए बहुत सारी गहरी गहरी खाई हैं, पहाड़ी है, नदी है। इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से भारत में आ जाना। राजस्थान का एक बॉर्डर है, गुजरात का एक बॉर्डर है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो कश्मीर का बॉर्डर, बाकी बॉर्डर इतना आसान नहीं है भारत के अंदर इंटर कर जाना। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर तो एकदम, भाई त्रिपुरा से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है, और एकदम ओपन है। मतलब एक पैर आपका बांग्लादेश में रहेगा, दूसरा पैर आपका भारत में पहुंच जाएगा। ये सिचुएशन एकदम खुला और प्लेन समतल है, जैसे नेपाल के साथ है। हाँ, जैसे नेपाल के साथ ऐसा है। और जिस तरीके से वहाँ पे जमाती अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। उस खतरे से निपटने के लिए कई काम, मतलब उसमें अब इसमें कहना भी ठीक नहीं रहेगा, पब्लिकली कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि सरकार कुछ कुछ सोच रही होगी, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, सरकार गंभीरता के साथ ले रही होगी, कुछ अपना कार्यक्रम बना रहे होंगे, कैसे उनको करना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इसको निपटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये खतरा आगे बढ़ जाएगा हमारे लिए। चलिए, जाते जाते बस एक सवाल, इन दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, अभी अभी गाज़ियाबाद से एक वीडियो आया, आपने ही दिखाया कि किस तरह से एक जूस वाला जूस में अपनी ही यूरिन मिला के अपने कस्टमर्स को पिला रहा है, जो कि धर्म, अब अगर बात बोलेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि भैया तो आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो मुसलमान है इसलिए आप इसको उठा नहीं रहे हैं। कविता जी, देखिए, ये तो पुलिस का बयान है, पुलिस ने वीडियो रिलीज किया है, और उस जूस की दुकान पे 1 लीटर पेशाब मिली है। जी। 1 लीटर पेशाब एक व्यक्ति नहीं करता, इसका मतलब उसके परिवार पूरा पेशाब करता होगा, वो इकट्ठा कर करके लाके वहाँ जूस की दुकान, अच्छा, नाम है खुशी जूस का, अंदर नाम से लगता है हिंदू जी। और नाम है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद कैफ, ठीक है। हिंदू बहुल एरिया में दुकान है, और 1 लीटर पेशाब, पता नहीं कितना पेशाब वो जूस में मिला चुका है, जो पुलिस को मिली छापे में वो 1 लीटर मिली है। तो इसका मतलब घर परिवार, जो माता पिता भाई सब लोग पेशाब करते करते इकट्ठा करते हैं, वो लाके वहाँ जूस मिलाता है। जी। ये जो नफरत वाली सोच है ना, कि जो हिंदू है काफिर है, मदरसे से आई है, ये इसके जूस में पेशाब कर दो, इसकी रोटी पे थूक दो, पहले वीडियो आ चुका है। लेकिन क्या ये सब्जी और दाल में, भारत का मुसलमान है ये? मैं कहता रहा हूँ, सब्जी और दाल में लैट्रिन मिलाने का वीडियो आ चुका है जी। एक गुलाब जामुन में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, एक बेकरी की दुकान पे जहाँ पे ये केक बनता है, बिस्किट, वहाँ पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, तंदूर में रोटियों पे थूकने का तो दुनिया भर का वीडियो आ चुका है। ये सोच जो है ना, ये सोच उस तालीम से निकलती है, जो तालीम भारत में चल रही है,
तालीम जो चल रही है, जिसको कहते हैं हमें संविधान का संरक्षण मिला हुआ है कि हम अपना स्कूल चला सकते हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। इसका एक ही समाधान है, समान शिक्षा। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, हमने भुला दिया, वो खत्म कर दिया। होता क्या है कविता जी, जो एक बड़ा पेड़ होता है, चाहे बबूल का पेड़ हो चाहे वो आम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ कांटा देगा, आम का पेड़ फल देगा जी। ये पेड़ पहले बीज होता है छोटा सा, तो सबसे होता है कि ये बीज कैसा है, बीज आम का है कि बीज बबूल का है। फिर बड़ा हुआ तो उसको खाद कौन सी दे रहे हैं, पानी कौन सी दे रहे हैं, उसको सिंचाई कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली अदरवाइज पेट में से शुरू होता है इसका पूरा प्रोसेस। इसलिए हमारे भारत में जो 16 संस्कार की व्यवस्था है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत उस पर फोकस किया। हालांकि उसके पहले महर्षि वशिष्ठ ने और बाकी सब हमारे ऋषि मुनियों ने उसको कहा था कि, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। फिर गर्भाधान संस्कार, फिर पैदा हो गया बच्चा तो नामकरण संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारे संस्कार हुआ करते। उसका कारण यही था कि कोई गलत बच्चा जो है पेट से ही अंदर से अच्छा निकले, और फिर ये सिस्टम था कि माँ के पेट में रहेगा, उसको अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, ये की जाएंगी। वो सब खत्म हो गई है। ये जो आपको पेशाब जूस में थूकने का, जूस में पेशाब करने का, रोटी पे थूकने का, सब्जियों में लैट्रिन मिलाने का, और ये आपको बताऊं कि ये जो केवल ऐसा नहीं कि केवल कॉमन मैन को थूक में, उसमें जूस में थूक रहे हैं। मैं ऐसे भी जानता हूं जहां बहुत सारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की फैमिली जाके जूस पीती है। मैं ऐसे जूस की दुकान को भी जानता हूं जहां हाईकोर्ट के जजेस की फैमिली जाके जूस पीती है, और वहां पे भी ये काम हो रहा है। तो इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री और ये जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार अच्छी तरीके समझ लें कि ये जूस, थूक, पेशाब, लैट्रिन केवल कॉमन मैन के मुंह में नहीं जा रहा है, आपके परिवार के मुंह में भी जा रहा है जी। वो कोई भेदभाव नहीं करते, वो पिला रहे हो। और ये तो पुलिस ने पकड़ लिया, अच्छी बात है, पकड़ लिया। लेकिन अभी आप ये सोचो, एक तो पकड़ लिया, पता नहीं कितने और सी जूस की दुकानें हैं। जब आपके तालीम दी जा रही है, गंदा करो इनको, इनको भ्रष्ट करो, इनको मतलब इनके खाने में लैट्रिन कर दो। एक आया था कि वीडियो, उसमें वो सब्जी बनाता था, उसमें लैट्रिन कर देता था। एक वीडियो आया था रसगुल्ला बना रहा था, उसमें पेशाब कर रहा था, अरहर की दाल में पेशाब कर रहा था। एक वीडियो आया था तंदूर की रोटी पे थूक रहा है। तो ये केवल तालीम का असर है। जब तक भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू नहीं होगी, कम से कम 10वीं तक, 16 साल तक, क्योंकि 16 साल तक बच्चा बड़ा वो नाजुक होता है, उसको जो सिखाएंगे वही सीखेगा। जब तक नहीं बंद होगी, तब तक न जासूसी बंद होगी, न गद्दारी बंद होगी, न इस तरीके से ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करने वाला काम रुकेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा। दुर्भाग्यवश शिक्षा में संस्कार नहीं है, और ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना और ये सब जूस में पेशाब करना, ये कोई गंभीर अपराध भी नहीं है, तो कानून का खौफ भी नहीं है। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, इसलिए गंदी गंदी चीजें सब वो मिला रहे हैं और उसको लोग खा रहे हैं, उसको पी रहे हैं।